अगर फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ देख रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों पढ़ाती हूँ। नाम अदिति है। पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप सब लोगों के लिए यहाँ पर एटम बैच हम चलाते हैं। जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है, iOS पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप लोग गूगल पे डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हो बाय द नेम जेआरएफ अड्डा ओनली। आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर आप लोग हमारे कोई भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज को ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो भी आपका मन हो। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी और पेपर 1 पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। 6,999 रुपीज आपकी प्राइस है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 2,999 रुपीज के हैंड रिटन नोट्स है, ओनली पेपर 2 के मिलेंगे। साथ ही साथ बात करूं तो पेपर 1 अगर आपको लेना है तो 4,000 रुपीज पेपर 1 का प्राइस है। जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेटेडली जून के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं अगर आप सभी लोगों से यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगी। ये नोटिफिकेशन जो है ये एनटीए ने काफी पहले रिलीज कर दिया था। यहां से हम लोगों को डेट का कंफर्मेशन तो डेफिनेटली मिल गया था। एनटीए ने जो है वो ये नोटिस निकाला था 5 जनवरी को। जब आपका फरवरी वाला एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया था तभी ये नोटिफिकेशन हमारे पास में आ गया था, जिसमें एनटीए ने जून से रिलेटेड सारी की सारी डेट्स कंफर्म कर दी। कोविड से पहले साल में 2 बार एग्जाम होता था। कोविड के बाद जब से ये हुआ है तो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ और 2023 फरवरी वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ा, जो दिसंबर 2022 को ओवरकम कर रहा था। अब फाइनली फरवरी में एग्जाम करवा के 22 तक की सारी साइकिल एनटीए ने कंप्लीट कर दी है। अब जून से जो है वो अपनी वही 2 बार जो साल के अंदर साइकिल होती है उसको कंफर्म करेगा, जो कि पर आप लोगों के सेमेस्टर होगा, यानी जून के अंदर और एक दिसंबर के अंदर। अब सवाल ये आता है कि अगर एग्जाम इस दौरान होगा तो हमारे फॉर्म्स कब आएंगे। यूजुअली अगर मैं बात करूं तो कोविड से पहले जो एनटीए की साइकिल चलती थी उस साइकिल के अंदर एनटीए ने बहुत बढ़िया प्रोसीजर फॉलो किया था कि आप लोगों के 1 मंथ प्रायर आपके फॉर्म रिलीज कर दिए जाते थे, एग्जाम होता था और उसके एग्जाम के लास्ट एग्जाम के 1 मंथ के बाद में, है ना, जस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 मंथ के बाद में आपका रिजल्ट आ जाता था। पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो इस तरीके से एनटीए कंप्लीट कर देता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही साइकिल अब दोबारा से रिपीट होने के आपके लिए आ गई है। स्पेशली अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी है तो रिविजन आपका बहुत अच्छा तो हो ही जाएगा, बट अगर आप फ्रेश लेवल पे भी तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपको अच्छे से याद रखना है कि इस वक्त आपकी सेल्फ स्टडी और आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस आपका बहुत साथ देंगे, ठीक है। तो आप अभी से अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके पास में एक अच्छा चांस है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि डेट सर्टेन है ना। पिछले 2 साल से तो यही सर्टेन नहीं हो पा रही थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी सभी चीजों की, जैसे कि रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो सारी की सारी बातें हैं उन पर अगर मैं बात करूं तो देखो 2 तरीके की बातें हैं जो यहाँ पर होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। पहला होता है क्वालिफिकेशन और दूसरा होता है एज वाइज क्या आप लोगों की रिस्ट्रिक्शन है। याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप सभी लोगों को यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो आपके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि आप लोगों का 2022 दिसंबर के अंदर रिलीज किया गया था, उसमें लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर के अंदर अगर आप हैं तो आप अपीयरिंग के अंदर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रही हूँ। पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जो एनटीए है वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को भी, अगर आप मान लीजिए कि आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर हो पीजी के और आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो जिस दिन आपने नेट क्वालिफाई किया है उससे आपको 2 साल तक का समय दिया जाता है अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। तो अगर इसको आप थोड़ा समझदारी से यूज करो तो एक्चुअली में आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये फायदा मिलेगा कि आप सभी बच्चे 2 साल के अंदर अंदर अपना पीजी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि पीजी तो 2 साल का ही होता है। आप 2 साल के अंदर अंदर अपना पीजी कंप्लीट कर लेना। सोचिए, आप जब पीजी कंप्लीट करेंगे उससे पहले आपके पास में नेट का रिजल्ट ऑलरेडी आपके सामने होगा, सर्टिफिकेट ऑलरेडी होगा। तो ये चीज मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ, बहुत कम बच्चों को ये चीज पता होती है और इसलिए वो वेट करते हैं फाइनल ईयर के अंदर आने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, बहुत सारे बच्चों ने अपने निकाला भी था और अब वो अपना पीजी कंप्लीट कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर दोनों के अंदर फॉर्म फिल करो, नेट निकालो, 2 साल के अंदर अंदर पीजी कंप्लीट करो, आपका काम खत्म। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एज की, तो एज जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम में 2 तरीके से फिल किया जा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं, एक एपी के लिए और एक एपी प्लस जेआरएफ के लिए। अब देखिए सीन ऐसा है, दोनों का पेपर तो सेम ही होता है, पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है, फीस भी दोनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एपी के लिए भरना चाहते हो ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा अगर आप क्वालिफाई करते हो तो, और अगर आप एपी एंड जेआरएफ दोनों के लिए फिल करते हो तो आपको एपी का भी मिलेगा और जेआरएफ का भी अवार्ड मिलेगा, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस वीडियो के एंड में मेरे दोनों सर्टिफिकेट दिखा दूं, नेट का भी और जेआरएफ का भी, सो दैट आप लोगों को पता लग जाए कि वो कैसा दिखता है। अब सीन ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि अगर आप लोगों को यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए कोई भी
मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं होती है, बस पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए और इसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एज नहीं होती है। बट अगर आप सभी लोगों को जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल करना है तो आपके पास में यहाँ पर मैक्सिमम एज होती है। और ये जो मैक्सिमम एज होती है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि यूजीसी के द्वारा ही गिवन है, मैं आपको बता देती हूँ कि 30 ईयर जो है वो आप लोगों की मैक्सिमम एज है 1 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग। मतलब आप 1 फरवरी 2023 तक, इससे ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप हैं और आप यूआर मेल के अंदर आते हैं तो आप जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यूआर मेल के लिए मैं क्यों बता रही हूँ, अनरिजर्व मेल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे रिजर्वेशन पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए आ जाएंगे। तो याद रखिएगा कि आपके पास में 5 साल का रिलैक्सेशन है अगर आप विमेन कैंडिडेट हो, कोई से भी कैटेगरी के, चाहे यूआर हो चाहे यार हो, है ना, रिजर्व कैटेगरी हो, यूआर हो, अनरिजर्व कैटेगरी हो, अगर आप विमेन है, फीमेल हो, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपके पास में, यानी कि आप 35 साल तक की मैक्सिमम एज के लिए जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग एसटी हैं, एससी क्राइटेरिया है ना, ओबीसी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है जी, इसके अलावा थर्ड जेंडर है, इसके अलावा और भी है जैसे ईडब्ल्यूएस है, तो इन सभी को भी क्या है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है 5 साल का। याद रखेंगे तो 30 और 35 यही है, ठीक है ना। दिसंबर के लिए इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, 31 हो गई थी, बट ये ऐसा नहीं है, यूआर मेल के लिए फिर से इसको 30 साल का दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की चीज हो गई। इसके अलावा अगर इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की मैं बात करूं तो इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ये बुलेटिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी, सो दैट आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकिएगा, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि अगर आप सभी लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर है और आप डिफरेंट सब्जेक्ट से नेट करना चाहते हैं तो ये अलाउड नहीं है। पीजी के अंदर जो सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट के अंदर आप सभी लोग नेट के फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेट आपको 83 प्लस सब्जेक्ट्स की चॉइस देता है, आपको उनमें से कोई एक चॉइस करनी है और वो आपके पास में उसका पीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में की है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये चीज भी आप लोगों की हो गई। अब बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर। तो पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, ठीक है। जब से एनटीए कंडक्ट करवाया 2018 से पेपर 3 घंटे का होता है, लगातार होता है, कोई बीच में गैप नहीं होता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 2 होता है आपके सब्जेक्ट का और पेपर 1 होता है जनरल। जो पेपर 2 है आप सभी लोगों का, उसके अंदर टोटल आपके पास में 100 सवाल आते हैं और जो पेपर 1 है उसके अंदर टोटल 50 सवाल आते हैं और ये जो दोनों है टोटल मिलके हो जाता है 150 सवाल और हर क्वेश्चन है आपके पास में 2 नंबर का, यानी टोटल नंबर आपके हो जाते हैं 300 नंबर का पेपर है। 150 आपके पास में क्वेश्चन आएंगे और आपके पास में 180 मिनट का समय है बिना किसी गैप के। 180 मिनट मतलब 3 घंटे आप लोगों के पास में यहाँ पर होने वाले हैं विदाउट एनी ब्रेक। पहले इससे पहले ब्रेक होता था जब 3 पेपर्स होते थे, बट अब ऐसा नहीं है 2018 से, जब से एनटीए ने इस पेपर को लिया है, ठीक है जी। पेपर 1 जनरल है, सभी के लिए कॉमन है और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो आप जो भी सब्जेक्ट भरोगे उसी का आप लोगों का पेपर होगा। अब बात आ जाती है कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं या नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, एनटीए ने अभी तक कुछ भी नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं बोला है। ऑल्दो बहुत टाइम से हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं वो नेगेटिव मार्किंग को डेफिनेटली पिच इन कर रहे हैं, बट स्टिल अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अभी फरवरी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। स्पेशली अगर जून की बात करें तो जून के एग्जामिनेशन के लिए लगभग 50 दिन है और ऐसा हमारे देश के रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंज करते हैं तो उसके लिए आपको 6 महीने प्रायर जो है वो इंफॉर्मेशन देनी होती है कैंडिडेट को। तो मेरे हिसाब से तो इस बार जून के अंदर भी आपके चांसेस नहीं है नेगेटिव मार्किंग होने के। दिसंबर में शायद आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बट अभी तक ये आप लोग मान के चलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना फिलहाल। बट अब देखते हैं जो एनटीए जून का नोटिफिकेशन रिलीज करेगा उसके अंदर कुछ चेंज होता है तो मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगी। तो अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों के पास में पेपर की। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट का हमेशा आता है कि मैम इस एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रहता है। तो मीडियम में हर बार कंफ्यूजन रहता है क्योंकि एनटीए हर बार मीडियम में कुछ ना कुछ करता रहता है, बट आप लोग बेफिक्र रहिए, कोई इशू नहीं है। पेपर जो है वो ऑनलाइन होगा
ऑनलाइन पेपर के अंदर आप सभी लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आपका पेपर दिखाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एट अ टाइम, है ना, आप जब कंप्यूटर खोल के देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपने अपने फॉर्म के अंदर हिंदी चूज किया था, आपने अपने फॉर्म के अंदर हिंदी चूज किया तो सबसे पहले आपको हिंदी दिखेगा, बट ऊपर यहाँ पर साइड में ना चेंज लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक करोगे तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऑल्दो एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है कि ऐसा होगा अगर आपने हिंदी चूज किया है अपना फॉर्म फिल करते समय, बट अगर आपने इंग्लिश चूज किया है अपना फॉर्म फिल करते समय तो आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर चेंज ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा, चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा के अंदर ही अपना क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा। ऐसा एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा था। बट मैं आपको बताऊं कि 2023 फरवरी में भी हमको ऐसा ही लगा, क्योंकि एनटीए ने तो 2022 दिसंबर में ये चीज बोल दी थी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर। बट 2023 फरवरी में जब बच्चा पेपर देके आया और जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज करी थी फॉर्म फिल करते समय भी, उनको भी ये ऑप्शन दे दिया गया था, तो कोई इशू नहीं थी। आप हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2022 की अगर मैं बात करूं, जो अक्टूबर में पेपर हुआ था, उसमें तो एक ही पेज के ऊपर हिंदी और इंग्लिश ऊपर नीचे लिखी आ रही थी, जिसकी वजह से स्क्रॉलिंग का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उसे सुधारते हुए फरवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ उसमें आप लोगों को एक बारी में स्क्रीन पर एक ही लैंग्वेज दिखाई दी जाएगी, या तो इंग्लिश या हिंदी, जो आपने पहली प्रेफरेंस भरी है वो दिखाई जाएगी। बट आप लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हो, और ऐसा आप सभी क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, कोई आप लोगों के पास में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई मिनिमम आपको कितने नंबर लेके आने होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो। इसके दो सिनेरियो बनते हैं, जो चीज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूंगी। देखो सीन ऐसा है, आप लोगों के पास में पेपर 1 है और आपके पास में पेपर 2 है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया, टोटल आपके पास में 150 सवाल है, यानी कि 300 नंबर आपके पास में बनते हैं। अब सीन ऐसा है कि एनटीए ने साफ साफ अपने बुलेटिन में ये लिख दिया है कि आप सभी लोगों को मिनिमम 40% नंबर जो है वो लेके आने हैं, अगर आप सभी लोगों को उस 6% में आना है जिन्होंने नेट को क्वालिफाई किया है। अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये नेट क्वालिफायर्स हैं, जो भी टोटल लोगों ने फॉर्म फिल किया होता है उसके सिर्फ और सिर्फ 6% बच्चे हैं जो नेट को क्वालिफाई करते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ 6% जाता है, और जेआरएफ जो है वो रहता है कि इन 6% में से भी जो आप लोगों के टॉप के 6% बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको जेआरएफ अवॉर्डी कहा जाता है, जिनके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। बट बात ऐसी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर यह है कि अगर आपके 300 में से 40% नंबर भी नहीं आते हैं, 300 के 40% मतलब अगर आपके 120 नंबर भी नहीं आते, यूआर कैटेगरी की मैं ये बात कर रही हूँ, बाकी सभी कैटेगरीज अपने अपने हिसाब से जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन और बाकी सारे रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी अलग होता है ना। उनके लिए 35% होता है, इनके लिए 40 होता है। यूआर कैटेगरी मेल और फीमेल, आपको 120 नंबर तो मिनिमम लेके आने हैं, अगर आप सभी लोगों को ये देखना है कि मैं उस कट ऑफ के अंदर आ सकूं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। ये मिनिमम है, दोनों पेपर के अंदर मिला के आपको 120 नंबर तो लाने ही लाने हैं। इसके अलावा आपके लिए हर सब्जेक्ट की अलग से कट ऑफ निकलती है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कट ऑफ निकलती है। उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना होगा, जिसके बिहाफ पर आप उस 6% बच्चों में आ सकते हो जिनको नेट हुआ है, ठीक है। और उस 6% बच्चों में से भी जो टॉप के 6% होते हैं उनको मिलता है जेआरएफ का सर्टिफिकेट, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए। नेट आपके लिए लाइफ लॉन्ग वैलिड है, पर जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही वैलिड आपके लिए रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको मिनिमम 120 लाने हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से, और मिनिमम आपको 35% लाना है 300 का अगर आप बाकी सभी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोनों पेपर के अंदर मिला के। तो आपका जो जेआरएफ का रिजल्ट है वो लगभग 1% जाता है, और जो नेट है उसका जाता है 6%। ये मैं टोटल का बता रही हूँ। अगर टोटल आप लोगों के 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा लेना कि 10 लाख का 6% का होगा नेट, और 10 लाख में से सिर्फ 1% ऐसा बच्चा है जिनका होगा जेआरएफ, सिर्फ और सिर्फ। ये चीज याद रखिएगा। कट ऑफ आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज निकलती है, तो मिनिमम इतना तो नंबर लाना ही लाना है, इसके बाद में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, सो दैट आप सभी लोगों को ये 6% या ये 1% के अंदर सिलेक्शन मिल सके। सही है, आई होप कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि इसको सिनेरियो को आपको इतना ध्यान से क्यों समझना है। अगर आगे मैं बात करूं तो आपके लिए लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी वो ये डिस्कस करने वाली हूँ कि यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया किस तरीके से चलता है, ठीक है ना।
तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हम लोगों के लिए लिखी गई है बिल्कुल वैसे ही चल रही है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी होती है। अगर आप लोग एससी कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं तो 15% सीट्स जो है वो आप लोगों को रिजर्व है। अगर आप लोग एसटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो 7.5% सीट जो है वो आपके लिए रिजर्व है। अगर आप लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो 27% सीट्स आप लोगों के लिए रिजर्व है। और एक नई क्राइटेरिया भी बनाया गया है, आप लोगों को पता है ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए 10% का जो आप लोगों को रिलैक्सेशन है वो गिवन है, 10% सीट उनकी रिजर्व होगी। जैसे नॉर्मली हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसीज है बिल्कुल वैसी ही यूजीसी नेट में भी फॉलो होती है। और बची हुई सीट हो गई आप लोगों की जनरल बच्चों की, यूआर कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप इस नोट पॉइंट को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपको ध्यान से देखना है। अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा उठाते हैं तो आपको देखना होगा कि आपका जो सर्टिफिकेशन है वो कब से कब तक वैलिड होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ लेनी है, ठीक है। बट अगर आप जैसे मेरे जैसे हैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो आपके पास में यहाँ पर जो है वो आपको 40% नंबर लेके आने हैं अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं। इसके अलावा जो कट ऑफ है वो हर साल की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जाती है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बताऊं तो कंप्यूटर साइंस की इस साल की जेआरएफ की कट ऑफ जनरल के लिए गई है 206 नंबर। तो आपको 206 नंबर लाने तब जाके आप लोगों का जेआरएफ होता, ठीक है जी, 300 में से। ऐसा वाला सिनेरियो आप लोगों का चलता है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट रह जाते हैं तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे ये पूछ लेंगे। कोई भी आप लोगों का डाउट रह जाता है, मैंने कोशिश करी है कि आपको सब कुछ मैं बता सकूं यहाँ पर जितने भी आप लोगों के डाउट थे। फिर भी कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप जरूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यहाँ पर पढ़नी है क्योंकि पेपर 1 का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो पेपर 1 को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमने अभी अभी सक्सेस स्टोरीज डाली है चैनल पर, आप सब बच्चों की कहानी सुना। मैं सबकी तो नहीं डाल सकती हूँ, जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए लगभग 200 प्लस सिलेक्शंस है तो मैं सबका तो नहीं डाल सकती हूँ। बट जो कुछ कुछ स्टोरीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगी है ना, जैसे कि इमेजिन कोई अपने गाँव में पहला जेआरएफ निकाला है, मुझे हमेशा से वो स्टोरीज कवर करना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जब आप तैयारी करते हो तो बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, ठीक है जी। तो अगर आप सभी लोग एटम बैच को ज्वाइन करना चाहते हो फॉर जून तो आप लोग जेआरएफ अड्डा पे कोर्स ले सकते हो। यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो रात को 9 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, पेड जो है वो सुबह 8 बजे होती है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो पेपर 1 की, ठीक है गाइस। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।